हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल HD स्कॉलर्स अकेडमी। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ NCERT के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी को। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसको पढ़ने के बाद आपको इतना कुछ, ये सारी प्रोबेबिलिटी हमको रियल लाइफ में क्वेश्चन, तुम इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम के बिना कॉपी पे सॉल्व करे, ओनली माइंड में क्वेश्चन पढ़ा और कैलकुलेशन सारी माइंड में और आंसर लिख दिया। और एग्ज़ाम में देखिए इसके अंदर कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, ना कैलकुलेशन ना कुछ। क्वेश्चन आएगा काफ़ी बड़ा, हम आंसर लिख के दे देंगे 1/2, बस ये हो गया आंसर। कुछ क्वेश्चन पढ़ा 3/4, ये हो गया आंसर। बस इतना लिखना है। इसमें 4 नंबर पक्के। 4 कैसे? क्योंकि इसमें से एक केस बेस्ड स्टडी आ जाती है। केस स्टडी में 4 पॉइंट होते हैं, चारों के अलग अलग इतना बड़ा क्वेश्चन होगा और चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर उसका इतना छोटा। 4 पॉइंट के 4 नंबर। और इसी के साथ साथ टिक द करेक्ट में MCQs में भी क्वेश्चन मिलेगा, उसमें सिर्फ देखते ही क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर लगा दोगे ऑप्शन। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इतना मज़ेदार चैप्टर है कि देखिए इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर 25 क्वेश्चन है। अभी तक आप उसको ट्राई करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अब से 5 मिनट बाद इस पूरे चैप्टर को आप ऐसे चुटकी बजाते ही उड़ा दोगे। 25 के 25 क्वेश्चन देखते ही बिना कॉपी पेन उठाए सबके आंसर ऐसे ही बता दोगे। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो आइए अब शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीनिंग होता क्या। प्रोबेबिलिटी मीन्स, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का नाम कभी सुना होगा कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ की संभावना है ना, उसको काम करने के ढंग कैसे हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कि इसकी क्या संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स जैसे चांस, इसको हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, कि इसके क्या चांसेस होंगे, मतलब इसकी संभावनाएं, कि इसकी संभावना क्या होगी, ये हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि हमने एक सिक्का उछाला, सिक्का मीन्स कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, तो उसमें बताओ प्रोबेबिलिटी तो छोड़ो, पहले केसेस बताओ कौन कौन से केस हो सकते हैं कि ऊपर की तरफ क्या आएगा। हमने सिक्का उछाला और हाथ पे रख लिया। अब जब हम हाथ हटा कर देखेंगे तो उसमें ऊपर हेड होगा या टेल होगा, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, नहीं ना। तो या तो सिक्के के ऊपर हेड आएगा या उस सिक्के के ऊपर टेल आएगा। अब हमसे पूछा जाए कि बताओ उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए चांस का मतलब है ये भी एक बार आ रहा है, ये भी है टेल एक बार, तो इसके चांसेस होते हैं 50%। 50% चांस है आने के हमारे पास हेड, और 50% चांसेस हैं टेल आने के। 50% चांस हमारे पास हेड आने के हैं और 50% चांस होते हैं टेल आने के। परसेंटेज मैंने क्यों लिखा परसेंट, क्योंकि देखिए जब भी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि परसेंटेज 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, देखिए परसेंट का मीनिंग होता है, पर का मीन्स 1/, और सेंट मीन्स होता है सेंचुरी वाला 100 सेंट। तो परसेंट को हम ऐसे 1/100 में लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 100 और परसेंटेज की जगह 1/100, तो हमारे पास आती है फ्रैक्शन 1। तो 100% होता है 1 के इक्वल। इसी तरह अगर मैं 50% निकाल दूँ, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 50/100, इट्स मीन्स 1/2। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। तो देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, आप फ्रैक्शन में लिखें, और टेल आने की 1/2। तो प्रोबेबिलिटी जब भी हम दिखाएंगे ना, हमको परसेंटेज में दिखा के फ्रैक्शन में दिखानी है। प्रोबेबिलिटी को सभी जगह हर क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन में दिखानी है। तो प्रोबेबिलिटी बताते हैं कैसे, फ्रैक्शन में। ये कैसे, क्या चांसेस हैं, हेड आने के चांसेस होंगे 1/2 और टेल आने के चांसेस भी 1/2।
तो देखिए अब मैं अगर बोल दूं कि हमारे पास टोटल केस कितने थे, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं, तो टोटल केस हमारे पास 2 थे, तो हमने लिखा 2 ये, और हमने से पूछा हेड इन दोनों में कितनी बार आएगा, 1 बार। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ये बना हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम देखो डिनोट करते हैं इससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस तरह हम डिनोट करेंगे और बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स। अभी ये बता देते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं और ये सब क्या है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल आउटकम्स मतलब जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास, हमने कोई कॉइन उछाला तो हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, ये क्या है, आउटकम्स आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने थे, एक था हेड एक टेल, टोटल 2 थे ना, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 2। और फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमने छांटा है, जो हमें लेना है, हमने हेड मांग लिया तो हेड कितना है, 1, दोनों से एक ही तो हेड, तो 1 आ जाएगा ऊपर। तो मैं अगर बोल दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी होगी, हेड 2 में से 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये भी कितनी है, 2 में से 1, 1/2 ये हो गई। इसी तरह तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले को हम नोट कर लेंगे। सबसे नंबर 1 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक डाइस है, आपके पास एक डाइस है, कौन सा वाला डाइस, लूडो वाला, लूडो खेलते हैं ना जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ये वाला। तो टोटल आउटकम्स इसमें कौन कौन से होंगे, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, टोटल आउटकम्स इसमें हो गए 6। इसमें पूछेंगे प्रोबेबिलिटी बताइए कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कैसे बताएंगे 1 आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास, 1 पूछा है, तो 1 कितनी जगह है, 1 जगह, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 6। इसी तरह हमसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 कितने हैं सब में, 1 ही तो है 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, 1/6। इसी तरह 3 के, सभी के 1/6 होंगे। ठीक है, और अभी मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इससे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसको नोट कीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। अब इसका आगे हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अब आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने कुछ देख लिया था अब तक, एक फॉर्मूला, नंबर 1 फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल्स टू फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद हम समझेंगे बहुत ध्यान से। देखिए मैंने ना एक कॉइन अगर हम उछालते हैं, एक कॉइन उछालते हैं तो उसमें एक तो हेड आएगा, हमने एक कॉइन उछाल दिया, हेड आया और दूसरा टेल आया। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी हेड आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आई, ये भी आई 1/2, ये भी आई 1/2। देखो मैंने यहाँ जगह क्यों छोड़ी बीच में, क्यों छोड़ी, इसलिए छोड़ी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को ये भी बोल सकता हूँ कि देखिए ये है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं बोल दूँ कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ,
तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब है हेड ना आना, तो इसका मतलब टेल आएगा। अगर हम सिक्के पे उछालने के बाद हमने बोल दिया हेड आएगा, एक तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और हमसे पूछा जाए हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने का मतलब है ऊपर टेल आना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोल दे या हेड ना आने की, ऐसे बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, तो वो भी 1/2 होगी। इसको देखिए डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ना होने की, तो इसको डिनोट करते हैं ई के ऊपर बार लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दोनों का सम होगा हमेशा 1 के इक्वल। कैसे होगा 1 के इक्वल, ये देखिए। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास कितनी आई 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड मतलब टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2। हम जब दोनों को ऐड करेंगे हाफ और हाफ, आधा और आधा कितना हो गया 1 हो गया ना 1 के इक्वल। यह ऐसे मान लो इसके 50% चांस इसके थे और 50% चांस आने के हैं, 50% चांस ना आने के हैं। हेड आने के भी 50% चांस है, हेड ना आने के भी 50% चांसेस हैं, तो 50% कितना हो गया 100%, और 100% का मतलब है यही 1, 50% का मतलब है हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट है, जैसे कि हमसे कोई इवेंट दे दिया गया कि बताओ हमें एक क्रिकेट मैच है, 2 टीम है, दोनों टक्कर की हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो चांसेस दोनों के बराबर हैं, कुछ नहीं पता इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मान लिया हमने ऐसा कि दोनों एक अपने आप में पावरफुल टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मैच होने से पहले हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा, ठीक है। तो जिसमें 50-50 चांस होगा होने का और ना होना, हारना और जीतना दोनों इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि हारने की प्रोबेबिलिटी भी 50% चांस है और जीतने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 50% है। तो इस जगह इन दोनों सम हमेशा कितना होगा 1। तो होना और ना होना, जैसा हमने बोल दिया कोई ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% मतलब 1/2, और ट्रू ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों सब मिलके कितना हो गया 1। ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, देखो फॉर्मूला ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन सारे इसी पे आएंगे। और कैसे आएंगे क्वेश्चन, इस तरह से कि किसी की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दे दी हमें 0.2 दे दी, 0.2 दे दी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी। हमसे पूछा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगी, हम क्या कर देंगे 1 - 0.2। क्यों करा, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थी, मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले लिखा 0.2 रख दिया इस जगह, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। तो देखो ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो जाएगा इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होगी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये। तो जब भी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रखी हो और नॉट इवेंट पूछा हो तो 1 में से माइनस कर देंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दे रखी हो, इवेंट पूछा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो हम इसको भी उधर ले जाके माइनस कर देंगे। मतलब हमें एक भी दे रखा हो दूसरी पूछी होगी तो हमें क्या करना है 1 में से माइनस कर देना है। तो क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, एक प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी उसके नॉट इवेंट पूछेंगे कि किसी थैले के अंदर कुछ गेंद है, बॉल्स हैं, हमने ऐसे ही रैंडमली उठा ली एक बॉल, उसमें रेड कलर की थी और ब्लू कलर की थी। उन्होंने पूछा कि रेड कलर के प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने निकाल दी कि हाँ 8 में से 5 अगर रेड कलर की हैं तो 5/8 हो गई प्रोबेबिलिटी। इसी तरह वो पूछने वाला कि बताओ नॉट इवेंट क्या होगा, मतलब रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम क्या करेंगे उसमें 1 में से माइनस कर देंगे, हमें दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर देंगे चाहे कितनी से बॉल हो। रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो आ गई 1 में से माइनस कर दो, रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सिंपल सा सवाल है। तो ये वाला फॉर्मूला इस बेस पे दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये फर्स्ट और सेकंड 2 फॉर्मूले आ गए। इसके बाद अभी और फॉर्मूला लगाता हूँ लास्ट, इसके बाद लास्ट
फॉर्मूला नहीं है, बस समझाना है, थोड़ा चीज़ों को समझना है। फॉर्मूले बस 2 ही हैं, इसके बारे में कुछ समझना है। देखिए क्या क्या समझना है, ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक डाइस है ना, एक डाइस में 6 सरफेसेस होते हैं, इसके 6 फेसेस नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इसकी 1/6 आ गई, पता है बिल्कुल कैसे कैसे आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये भी 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ये भी 1/6। अब 4 की प्रोबेबिलिटी ये भी आ गई 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ये भी किसके इक्वल आएगी, 1/6 के। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ये भी आ गई 1/6। ये 6 की 6 प्रोबेबिलिटी 1/6 होंगी इक्वल। अच्छा, अब मैं इन सभी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 की प्रोबेबिलिटी और 4 की प्रोबेबिलिटी, इसी तरह 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी। अगर हम इन सभी को प्लस कर देंगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी सबकी क्या थी, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/6 प्लस 1/6 हो गई ना 6। इन सबको ऐड करने के बाद एलसीएम ले जाएगा 6, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, ये आया ना 6/6। इसका मतलब है 1। तो सम ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितने भी किसी भी एक केस में, कोई एक केस है, कोई एक घटना है, उसमें जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सभी इवेंट का सम एक केस में सभी इवेंट का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 के इक्वल होगा। ये 1 क्या मतलब है, 100%। जैसे आपकी किसी की सैलरी है, वो अपना 10% उसका दूध में खर्च करता है, ठीक है, 10% अपने बच्चों की फ़ीस में करता है, और 30% घर के राशन में खर्च करता है, और 50% अपने ऊपर के खर्चे हो गए, मतलब जो इतने 30-40%, और जो बच गया उसका वो सेव कर लेता है। तो हम सारा उसका टोटल खर्च मिला के और उसके सेविंग बचा के टोटल को जब सबको ऐड करेंगे वो 100% का इक्वल आएगा, और 100% का इक्वल ही होता है 1। तो एक केस का मतलब जैसे टोटल हमने एक सैलरी ले ली, सैलरी के अंदर जितने भी पार्ट थे उन सबको मिला के सम आ गया 100%। इसी तरह किसी भी केस के अंदर जितने भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट होंगे उन सब का सम 1 होता है। ये पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा किसी एक केस के अंदर सभी इवेंट का सम कितना होगा प्रोबेबिलिटी का, तो हम आंसर लिखेंगे 1। ऑब्जेक्टिव में आएगा टिक द करेक्ट में, ध्यान रखना है चीज़ें। और अब इसके बाद आ जाएंगे हम, देखो एक चीज़ और ध्यान से समझो, तीसरा थर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऑप्शन इस तरह से आएंगे कि ध्यान रखने की चीज़ आई, मैंने क्या बोला, 1 के लिख रहे हैं, 1 का मतलब होता है 100%। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, 0 से छोटी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। एंड प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, एमसीक्यूज़ में 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक तो ऑप्शन होगा ये वाला, एक ऑप्शन दिया होगा इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, 1 के इक्वल भी तो होती है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और ये ऐसे दे देगा कि 0 से ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन 1। यहाँ भी देखो इक्वल नहीं है तो ये भी गलत, यहाँ दे देगा सिर्फ ग्रेटर देन और इधर लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ भी गलत। ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट इसको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमारे हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ी, 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 1 से ना तो ऊपर होती है और ना ही 0 से नीचे। और इसके बारे में एक चीज़ और समझते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए और मैं इसके आगे अब समझाता चलूँगा। इसको हम रब कर देते हैं, अभी समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। और देखो बच्चों, पढ़ाई ऐसे करो, ये वाला चैप्टर जो है बहुत फ्री के नंबर देखा जाता है, एकदम देखते ही आंसर, इसमें डरने की बात कुछ नहीं है। देखो ध्यान से देते हैं, हम यहाँ थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट।
अगर कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल आ जाती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल होती है, तो वो वाला ये जो इवेंट होगा इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। ये कौन सा बन गया? इम्पॉसिबल इवेंट, कि ये इवेंट होना ही नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका मतलब वो क्या है? इम्पॉसिबल है। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाए। देखो चलो एक अभी एग्जांपल बाद में समझाऊंगा, पहले इसको पूरा कर देता हूँ। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाती है हमारे पास, क्या आएगी? 1, या तो जीरो आएगी। देखो बीच में तो आती है, जीरो आएगी तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आ जाती है 1 तो इसको बोलते हैं श्योरली इवेंट। श्योरली इवेंट या सर्टेन इवेंट, कि होना ही होना, निश्चित तौर पे सर्टेनली इवेंट होना ही है। जैसे एक एग्जांपल इसका लेते हैं, हमने एक कॉइन उछाला। कॉइन कौन सा? शोले मूवी में जो अमिताभ बच्चन के पास था। कौन सा वाला कॉइन? जो शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास था। कौन सा कॉइन था उसके पास? उसके पास ऐसा कॉइन था कि उसके इधर भी हेड था और दूसरी तरफ भी हेड था, दोनों तरफ हेड था। वो चीटिंग करता था किसके साथ? वीरू के साथ। वीरू कौन था? हमारे धर्मेंद्र पाजी। उनके साथ करता था क्या? चीटिंग। हर बार वो ले लेता था हेड और खुद जीत जाता था, उसे देता था टेल। तो देखिए इसमें क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1। क्यों? क्योंकि टोटल इवेंट है हमारे पास 2 और हेड भी 2 है, तो कितना आ गया? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? टेल तो एक भी नहीं है, टोटल इवेंट है कितने? 2 और टेल है 0, तो ये आगे प्रोबेबिलिटी इसकी 0। तो यहाँ पर हम इसको बोल देंगे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी है इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों? क्योंकि भैया जब इसमें टेल है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? इम्पॉसिबल है, आना ही नहीं है टेल, जब हेड उसमें है ही नहीं सिक्के में। और ये क्या? हेड आने की 1 का मतलब है श्योरली सर्टेनली, कि हेड आना ही आना है, चाहे सिक्का कितना ऊंचा उछाल लो, कितनी दूर उछाल लो, चाहे ऐसे फेंक के मार दो, चाहे ऐसे उछाल लो, आएगा क्या? 100% आना है हेड। तो इसको बोलते हैं श्योरली एंड सर्टेन इवेंट। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है भैया बच्चों। अब चलेंगे हम आगे, इससे आगे क्या चलना है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लाइक एंड अनलाइक। कौन सा? लाइकली प्रोबेबिलिटी हम कौन बढ़ेंगे? लाइक इवेंट कौन सा है, अनलाइक कौन सा है। देखिए लाइक और अनलाइक बस सिर्फ इतना है, इतना ध्यान रखो। जैसे 50-50% हो गए टोटल, हमने सिक्का उछाला, 50-50% चांस है, तो वह हमारे पास क्या होता है? इक्वली लाइक, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। अगर ये 50-50% नहीं बैठते दोनों इक्वल, तो वो इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं नॉट इक्वली लाइकली। अच्छा हमसे पूछा जाएगा कि बताओ, एक कंडीशन दे दी जाएगी कि बताओ ये प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है नहीं। जैसे क्वेश्चन है पहला ही कि एक आदमी गाड़ी को स्टार्ट करेगा, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने वाला है, तो बताइए ये घटना, ये प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली इवेंट होगा नहीं होगा? तो देखिए इक्वली लाइकली इसलिए नहीं होगा। अच्छा हम देखेंगे गाड़ी या तो स्टार्ट होगी, गाड़ी के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि गाड़ी के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है या नहीं। देखिए अगर हम देखें तो या तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, है ना, यस और नो, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो वैसे देखने तो इक्वली लाइकली लग रहा है, लेकिन ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाड़ी के स्टार्ट होने की जो रीज़न है ना, वो कुछ वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे कि क्या पता वो गाड़ी कितनी पुरानी हो, कब से खड़ी हो, है ना, 1940 के ज़माने की हो, गाड़ी में उसके लॉक में जंग लग गया हो, या ड्राइवर कोई ऐसे ही हो जिसको पता ना हो कि चाबी कहाँ लगती है। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कुछ उनके गाड़ी स्टार्ट होने के और ना होने के, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। और इसी तरह पूछ लिया जाए
कि एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, तो बताओ वो इवेंट इक्वली लाइकली होगा नहीं होगा? तो देखिए या तो ट्रू होगा या फॉल्स, 50-50% चांस है ट्रू लगाने के फॉल्स लगाने के, तो या तो ट्रू या फॉल्स, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी 25 के 25 क्वेश्चन आप बहुत आराम से करोगे। हमें सिर्फ मेन फॉर्मूला एक तो अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, ये 2 क्वेश्चन अप्लाई होंगे। ये तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो हम ध्यान रखेंगे MCQs के लिए, एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। और सुनो, जो बच्चे देखिए आपके बोर्ड आने वाले हैं, तो तैयारी आप अपनी इतनी बढ़ा दो कि ये सोचोगे पेपर के बाद ही जो भी हमें एंजॉय करना है पेपर के बाद करना है, इस टाइम पढ़ाई पे सारा फोकस करना है। ये अपना टाइम टेबल बनाने की गलती कहीं मत करना कि हम टाइम टेबल बनाएं पढ़ने का। पढ़ने के अलावा इस टाइम टाइम टेबल बनाओ कि खाना कब खाना है, सोना कितनी देर है। ठीक है, कुछ दिनों बाद स्कूल भी बंद हो जाएंगे तो पढ़ाई करनी है, तो सारा टाइम पढ़ाई को ही देना है बोर्ड। इसलिए देखिए आपने एक लाइन सुनी होगी कोटेशन कि, अच्छा कोटेशन तो छोड़ो, आप जो तैयारी कर रहे हो ना ऐसे करो कि रात को टाइम निकालो, और रात को नहीं पढ़ाई हो रही तो दिन में निकालो। अगर दिन में डिस्टर्बेंस होता है ना घर पे, तो सबके सोने के बाद अपना 1-1.5 घंटा निकालो, लेकिन पढ़ाई तो करनी है, निकालना है टाइम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास, इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।